तो लास्ट क्लास में अपन इसका एनालिसिस कर रहे थे वेवफॉर्म्स का। अपन ने चॉपर फील्ड डीसी मोटर ड्राइव्स अपन देख रहे थे। तो इसमें अपन ने देखा था कंटिन्यूअस कंडक्शन और डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। तो उसकी मैं वेवफॉर्म पे एक बार दोबारा जा रहा हूँ। अपन ने कंटिन्यूअस कंडक्शन में ये देखा था कि आपके जो करंट है उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो रही है। आपके जो टी ऑन और फिर वापस टी, तो यहाँ पर जो वोल्टेज जीरो हो रहा है, अगेन देन वोल्टेज की वैल्यू वीडी आ रही है, करंट की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है। जबकि डिसकंटिन्यूअस की जो वेव फॉर्म है उसमें क्या हो रहा है कि आपके टाइम पीरियड टी ऑन तक तो वीडी है, उसके बाद एंगल अल्फा या एक्स टाइम, अगर बात करें टाइम के रेस में टी एक्स तक आपकी जो वैल्यू है वो फ्री व्हीलिंग डायोड पिक्चर में है, तो करंट वोल्टेज की वैल्यू जीरो है और करंट की वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है और टी एक्स पर जाकर करंट की वैल्यू जीरो हो गई। तो जीरो होने से क्या है कि आपके जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो बैक ईएमएफ के इक्वल हो गया एंड इट इज इक्वल टू द वी है। तो यहाँ पर तीन टाइम पीरियड हैं, जीरो से लेकर टी ऑन तक तो वीडी है, टी ऑन से लेकर आपके अगर टी एक्स की बात करें तो वहां पर वोल्टेज की वैल्यू जीरो है और टी एक्स से लेकर कैपिटल टी तक आपके वोल्टेज ई है जो इक्वल है बैक ईएमएफ के। और जहां तक अपन इसकी बात करें करंट की, तो आपके जो टी ऑन है वहां तक टी ऑन तक टी वन ऑन है, यानी थायरिस्टर स्विच जो है वो ऑन है। टी वन से लेकर टी एक्स तक आपके फ्री व्हीलिंग डायोड पिक्चर में है, डीएफडब्ल्यू ऑन है। और टी एक्स से लेकर टी तक टी वन और डीएफडब्ल्यू दोनों ही ऑफ है। तो आपके यहाँ पे तीन इंटरवल हैं, टी ऑन तक, टी एक्स तक और कैपिटल टी तक। तो इसी का एनालिसिस अपने को, वेव फॉर्म का एनालिसिस अपने को करना है। हाँ, तो कंटिन्यूस कंडक्शन का तो ऑलरेडी अपन एनालिसिस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अब बात करें डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन की। तो डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन में आपको ये ध्यान रखना है, व्हेन T1 इज ऑन, तो द मिनिमम करंट फॉर ये डिसकंटिन्यूअस। पीडीएफ सेव नहीं की थी? क्या चीज? पीडीएफ बेटा ये तो चैप्टर 12 नाम से आपको स्टार्टिंग में शेयर कर दिया, आप देखो उसमें ग्रुप में। सर ये पीडीएफ से तो चोपर वाला शेयर किए थे। नहीं, इंट्रोडक्शन टू चॉपर था ना, चैप्टर 12 के नाम से कर तो रखा है शेयर, एक बार दोबारा चेक कर लूंगा, मैं दोबारा आपको शेयर कर दूंगा अगर नहीं करी। वैसे तो मैं श्योर हूँ कि मैंने ये चैप्टर का कर रखा है आपको शेयर, है ना। इंट्रोडक्शन टू द चॉपर नाम से या किसी पर्टिकुलर नाम से इसको शेयर कर रखा है। फिर भी नहीं कर रखा तो मैं आज आपको दोबारा कर देता हूँ, ठीक है ना। हेलो, यस सर। ठीक है ना, मैं आज शेयर कर दूंगा, वैसे मैं कर रखा होगा तो दोबारा कर। तो बात कर रहे थे अपन, देखो डिसकंटिन्यूअस ऑपरेशन की, तो आई मिनिमम जीरो है, तो इसमें वही तीन कंडीशंस बन रही है। पहले विथ स्विच T1 ऑन, जब पहली जो आपका इंटरवल है T1 ऑन है, डायोड DFW ऑफ है, तो उस कंडीशन में आपके जो करंट की इक्वेशन है, यू कैन फाउंड दैट फॉर द इंटरवल कहाँ से लेकर कहाँ तक, जीरो से लेकर 2 पाई गामा तक। यानी आपके टी ऑन को अगर उस 2 पाई के रेस्पेक्ट में लिखें तो 2 पाई गामा, जो लास्ट क्लास में भी किया था। इस कंडीशन में वी ए जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू वीडी है, और आई ए ओमेगा टी, अगर टी इज इक्वल टू जीरो पर बात करें, आई ए ओमेगा टी जीरो है, और ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो प्लस, यानी उसके बाद अगर बात करें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट की बात करें, तो आपके जो बेसिक इक्वेशन है उसी को अपन सोल्व कर रहे हैं जो लास्ट क्लास में भी की थी। तो आई ए ओमेगा टी विल बिकम वी डी माइनस ई अपॉन आर ए, वन माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा कैपिटल टी। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू अगर एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई गामा, तो अगर ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई गामा पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू अकर हो रही है, तो आइए ओमेगा टी, यानी ओमेगा टी की वैल्यू अपन क्या रख रहे हैं 2 पाई गामा, उस जगह पर हम देख रहे हैं कि वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो आई मैक्स डी, डी इज फॉर द डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन, तो आई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी डी माइनस ई अपॉन आर ए, वन माइनस ई रेस्ट पर ओमेगा टी, टी की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा टी है 2 पाई गामा अपॉन ओमेगा टो। तो ये जो हमने वैल्यू पुट करके यहाँ पर क्या निकाला है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, वेयर आई मैक्स डी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मोटर करंट फॉर द डिसकंटिन्यूअस ऑपरेशन। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है करंट की, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी है। जबकि जो हमारा करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करें, आई ए ओमेगा टी इट विल इक्वल टू द वी डी माइनस ई अपॉन आर ए इंटू वन माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टी।
तो ये जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट करी है ये फर्स्ट टाइम इंटरवल के लिए करी है। अब बात करें सेकेंड टाइम इंटरवल में स्विच T1 ऑफ एंड डायोड DFW ऑन। जब डायोड DFW जब ऑन होगा तो आपके क्या होगा कि वैल्यू VD की वैल्यू जो वोल्टेज है वो जीरो हो जाएगा। तो आपके क्या होगा VD माइनस ई अपॉन आर ए जो हम कर रहे थे तो वहां पे VD की वैल्यू हो गई जीरो। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई DI अपॉन DT आर ए अपॉन एल ए इंटू आई ए माइनस ई अपॉन एल ए। ठीक है, तो ये अगर हम ये वैल्यू इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है, यहाँ पर VD को हमने जीरो कर दिया है। VD को जीरो करने के बाद हमारा जो एक टाइम इंटरवल है वो क्या हो गया, अगर पर्टिकुलर टाइम में से अब इंटरवल चाहिए बेसिकली यहाँ पे ओमेगा टी जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू की जहाँ बात करें टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये टाइम पीरियड है TX से लेकर आपके सॉरी टी ऑन से लेकर आपके TX तक का, टी ऑन से लेकर TX तक का, यानी जो फर्स्ट इंटरवल है उससे आपके वहां से लेकर यानी 2 पाई गामा से लेकर आपके TX तक का इंटरवल है। तो हम इसको इंटरवल क्या लिखेंगे ओमेगा टी माइनस 2 पाई गामा, यानी जो फर्स्ट इंटरवल है उसको माइनस करके ओमेगा टी में से माइनस करेंगे। तो ये इंटरवल बेसिकली टी जो है हमारा क्या हो गया ओमेगा टी माइनस 2 पाई गामा। तो यहाँ पर बात करें अब ये जो करंट है ये क्या हो रहा है, करंट मैक्सिमम वैल्यू से आपके ड्रॉप डाउन आ रही है। सेकेंड इंटरवल की बात कर रहे हैं, सेकेंड इंटरवल में हम मैं वापस एक बार वेव फॉर्म पे आपको ले जाना चाह रहा हूँ और यहाँ पर अगर आप वेव फॉर्म को देखोगे तो टी ऑन यहाँ तक का हमने एनालिसिस कर लिया, यहाँ तक हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया टी ऑन तक। सेकेंड इंटरवल क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू से आपके वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है और हम किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसकी करंट की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे उसके लिए मैक्सिमम में से जो भी करंट इंस्टेंटेनियस करंट है उसको माइनस करते जाएंगे और यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो हम अगर सपोज इस जगह ओमेगा टी हम मान रहे हैं, ओमेगा टी क्या है ओमेगा टी इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल यानी T1 के टी ऑन के बाद का इंटरवल। तो ओमेगा टी में से टी ऑन माइनस करेंगे तो वो हमारा पर्टिकुलर टाइम इंटरवल आएगा। तो इस केस में हम यहाँ पर करंट की वैल्यू करंट का एक्सप्रेशन अगर लिखना चाहें तो आइए ओमेगा टी सेकेंड कंडीशन जहां बन रही है ये कंटिन्यूस कंडक्शन की बात चल रहे हैं अपन डिसकंटिन्यूस पे आ गए ये। तो सेकंड जहां कंडीशन की बात करें आइए ओमेगा टी इज इक्वल टू वीडी तो जीरो है तो ई ए माइनस आर ए वन माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ओमेगा टी अपॉन 2 पाई है ये ओमेगा टी। हाँ जी सर आपकी आवाज कम आ रही है, मतलब स्पीकर ऑन कर दो। नहीं मेरे तरफ से तो सब कुछ ओके है। चलिए मैं और थोड़ा सा लाउडली बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं आवाज भी बढ़ा देता हूँ इसकी। तो बेसिकली आइए ओमेगा टी की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस ई अपॉन आर ए वन माइनस ई रेस्ट पावर माइनस ओमेगा टी अपॉन 2 पाई गामा अपॉन ओमेगा टू। ये तो हो गया करंट की बात, वीडी हमने यहाँ पे जीरो कर दिया। तो बेसिकली क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, ये करंट माइनस हो रहा है। माइनस किस में से होगा मैक्सिमम वैल्यू में से। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है जो हमने ऊपर कैलकुलेट करी है, ऊपर जो वैल्यू कैलकुलेट करी है आई मैक्स की वो वैल्यू यहाँ पर प्लस इसमें करना है। तो बेसिकली इस मैक्सिमम वैल्यू में से इस वैल्यू की जो करंट है उसको हम माइनस कर रहे हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट फॉर द सेकेंड इंटरवल। अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इस सेकेंड इंटरवल से एक तो एक्सटेंशन एंगल x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x पे हमारे पास कंडीशन क्या है कि आइए ओमेगा टी विल बिकम जीरो। तो जिस वैल्यू पर x की जिस वैल्यू पर आइए ओमेगा टी जीरो हो जाए तो वो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली इतना कैलकुलेशन यहाँ पे गिवन नहीं है, इसमें बेसिकली आइए ओमेगा टी अगर जीरो करें और आपके जो t की वैल्यू या ओमेगा टी की वैल्यू यानी जो टाइम पीरियड है वो आप x पुट कर दें। x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो x की वैल्यू जो आती है तो वो एक्सप्रेशन ये आता है ओमेगा टी एल एन ई रेस्ट पावर 2 पाई गामा अपॉन ओमेगा टी वन प्लस बी डी माइनस ई अपॉन ई ए माइनस वन माइनस ई रेस्ट पावर 2 पाई गामा अपॉन ओमेगा टी। तो बेसिकली आपको एक्सप्रेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो अगर ये कंडीशन भी याद है कि ऊपर वाली इक्वेशन में अगर आप ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स पुट करें और आइए ओमेगा टी को जीरो करते हैं तो आपके जो है एक्स
यानी एक्सटिंक्शन एंगल की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस इक्वेशन से आप एक्सटिंक्शन एंगल x की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। और इसी रेफरेंस में अगर हम बात करें ड्यूटी साइकिल की, एक्सटिंक्शन एंगल बेसिकली किससे रिलेटेड है, आपके टाइम पीरियड से। तो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर आपकी ड्यूटी साइकिल की वैल्यू कैलकुलेट करें तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ड्यूटी साइकिल, उसको गामा डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो वैल्यू भी आप उसी एक्सप्रेशन से आप कैलकुलेट की जा सकती है। तो यहाँ पर उसी की कैलकुलेशन भी गिवन है कि गामा डैश इज इक्वल टू टी ऑन डैश अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर टी ऑन डैश की वैल्यू भी कैलकुलेट की गई है। तो अगर ये जो गामा डैश है ये बेसिकली क्या ड्यूटी साइकिल, यानी ये एक लिमिट है कि अगर इससे वैल्यू ज़्यादा होगी तो कंटिन्यूस कंडक्शन होगा और इससे वैल्यू अगर कम होगी तो डिसकंटिन्यूस कंडक्शन होगा। तो उसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पर गिवन है पर अपन उस पर नहीं जा रहे। यस, तो ये दो एक्सप्रेशन आपके इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट के हो गए। और थर्ड इंटरवल में तो आपको पता है कि जो करंट है वो करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो उसके लिए आपको करंट का एक्सटेंशन जो है, आपको करंट की वैल्यू या करंट की इक्वेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली करंट दो ही इक्वेशन में, दो ही कंडीशन में आप लिख रहे हो। फर्स्ट कंडीशन जब आपके थायरिस्टर T1 ऑन है तो उस टाइम आपने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आई ओमेगा टी की वैल्यू लिखी। और दूसरी कंडीशन जब आपके टी ऑन से लेकर एक्सटिंक्शन एंगल x तक जब करंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है और फाइनली वो जाके 0 हो रही है, तो वहां तक आपने आई ओमेगा टी की वैल्यू या उसका एक्सप्रेशन अपन ने नोट किया है। तो ये दो इक्वेशन अपन ने डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन के लिए या आपने कैलकुलेट करी। तो ये था अपना लास्ट वाले जो अपन जो कर रहे थे उसी का एक्सटेंशन था कंटिन्यूअस कंडक्शन और डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन के लिए। उसका स्टडी स्टेट एनालिसिस है और उसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट अपन ने कैलकुलेट करी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पावर इनपुट सप्लाई करंट, एवरेज आर्मेचर करंट, टॉर्क कैलकुलेशन। और बेसिकली ये सारी कैलकुलेशन और इसके अलावा भी आप लॉस की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं ना। तो इनपुट और एफिशिएंसी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कई सारे पैरामीटर हैं जो हम इस सिस्टम के लिए कैलकुलेट की जा सकती है। तो बेसिकली आपको दो तीन चीजें याद रखनी है, इनपुट पावर क्या होगी, आउटपुट पावर क्या होगी। तो आपकी एफिशिएंसी अगर सिस्टम की बात करें तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर आपकी एफिशिएंसी कहलाती है ना। हो सकता है कई बार आपके न्यूमेरिकल्स में पूछा जाएगा, यहाँ पर सारी चीज गिवन नहीं है। तो जो जो गिवन है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि इनपुट पावर कैसे देते हैं, पी इनपुट इज इक्वल टू वीडी इंटू आई एस, इनपुट करंट का एवरेज, एवरेज इनपुट करंट मल्टीप्लाई बाय द आपके वोल्टेज। ये तो हो गई इनपुट पावर। और इनपुट जो सप्लाई करंट है, इनपुट करंट है, इनपुट करंट क्या होगा, जो आपके आर्मेचर करंट कैलकुलेट करी, यानी हम बात कर रहे हैं इसमें इसको कंटिन्यूस कंडक्शन ही मान रहे हैं। अगर हम बात करें 0 से लेकर 2 पाई गामा तक, अगर इसकी बात करें आई ए है तो उसका जो एवरेज हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आई एल ओमेगा टी, यानी ये जो आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है, गामा वी डी माइनस ई अपॉन आर ए। तो वो वैल्यू हम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट लेकर आप जो हमने प्रीवियस इक्वेशन है उसके थ्रू अपन ने आई एस एवरेज कैलकुलेट किया है। तो बेसिकली आपको क्या है कि दो तीन चीजें याद रखनी है कि आपकी इनपुट पावर क्या होती है, वी डी इंटू आई ए, वी डी इंटू आई एस जो आप इनपुट दे रहे हो। आउटपुट पावर आपको कैलकुलेट, आउटपुट में आपको कितनी मैकेनिकल पावर आउटपुट आया, उसकी एफिशिएंसी क्या रही। और जो लॉसेस हैं वो बेसिकली क्या है, लॉसेस ऑफ द सिस्टम इज आउटपुट पावर माइनस इनपुट पावर। तो आपसे अभी अपन न्यूमेरिकल लेंगे तब आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ की जगह अगर अपन न्यूमेरिकल पोर्शन में अभी एक दो न्यूमेरिकल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे अपने को इस सिस्टम की एफिशिएंसी, सिस्टम में लॉसेस और जो दूसरी चीजें हैं वो अपने को कैसे कैलकुलेट करनी है। वो न्यूमेरिकल पोर्शन अपन अभी एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तब वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका एनालिसिस था एक ही जो हमने इसमें स्टेप डाउन चॉपर के लिए हमने ये सारा एनालिसिस किया है जो आपके सिलेबस में गिवन है। सिलेबस में आपके यही चीज गिवन है कि आपके जो यूनिट सिंगल क्वाड्रेंट चॉपर है उसके लिए आपको ये सारा एनालिसिस करना था, जो ये यूनिट थर्ड का पार्ट है। तो बेसिकली यूनिट थर्ड के मैक्सिमम टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। इसमें अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं। जैसे आर्मेचर के लिए अपन ने पढ़ा कि आर्मेचर में
करंट की वैल्यू क्या होगी, इसके ग्राफ क्या होंगे, तो वो रिपल फैक्टर वगैरह कैलकुलेट किए, तो वो सारे अलग अलग टॉपिक करके दे रखे हैं। बाकी है एक ही टॉपिक के सब पार्ट को आपके सिलेबस में डिवाइड कर रखा है। तो बेसिकली ये जितना भी अभी तक अपन ने पढ़ा है ये चैप्टर 3 का पार्ट है। चैप्टर 3 का आपके सिलेबस के हिसाब से मैं आपके एक बार सिलेबस भी यहाँ पर दोबारा एक बार ओपन कर लेता हूँ। यस, ये आपको सिलेबस ओपन हो रहा है आपकी स्क्रीन पे सबकी। यस तो देखो बेटा, इसमें रिव्यू ऑफ डीसी चॉपर एंड ड्यूटी रेशियो कंट्रोल, ये अपन ने इससे पहले वाले क्लास में ही कर लिया था। चॉपर फिट डीसी मोटर फॉर स्पीड कंट्रोल, अगर आपसे इतना सा पूछा जाए चॉपर फिट डीसी मोटर फॉर स्पीड कंट्रोल, तो आपको उसका सिर्फ सर्किट डायग्राम बनाना है, और सर्किट डायग्राम बनाकर आपको अपन कैसे उससे स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, बेसिकली जो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड है उसके थ्रू अपन स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है डायग्राम का वो आपको यहाँ पर देना है, और उससे अपन स्पीड कंट्रोल कैसे कर रहे हैं वो आपको देना है। उसके बाद आता है देखो स्टडी स्टेट ऑपरेशन ऑफ चॉपर फिट ड्राइव। तो इसका स्टडी स्टेट ऑपरेशन ऑफ चॉपर फिट ड्राइव में आपके ये जो वेव फॉर्म का एनालिसिस है वो चीज है। फिर आपके आर्मेचर करंट वेव फॉर्म एंड रिपल, तो अपन ने इसकी जो वेव फॉर्म बनाई और रिपल फैक्टर जो कैलकुलेट किया वो ये टॉपिक है। और अगला जो है कैलकुलेशन ऑफ लॉसेज इन डीसी मोटर एंड चॉपर और एफिशिएंसी ऑफ डीसी ड्राइव। तो बेसिकली ये न्यूमेरिकल पार्ट है, इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं है। थ्योरी में आप इतना सा है कि आपको अगर लॉसेस कैलकुलेट करने हैं तो इनपुट आउटपुट पावर माइनस इनपुट पावर करके आपको लॉसेस निकालने सिस्टम के, तो वो अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो अपने को क्लियर हो जाएगा। एफिशिएंसी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इतना सा फॉर्मूला है। तो अभी एक दो न्यूमेरिकल लेंगे तब अपने को ये पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अपन मल्टी क्वाड्रेंट डीसी ड्राइव की। तो मल्टी क्वाड्रेंट डीसी ड्राइव में देखो लास्ट क्लास में ही अपन ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर चुके हैं, रिव्यू ऑफ मोटरिंग एंड जनरेटिंग मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। तो अपन ने इसके 4 मोड डिस्कस किए थे, मोटरिंग मोड है ना, और जनरेटिंग या ब्रेकिंग मोड। तो अपन ने क्वाड्रेंट ऑपरेशन डिस्कस किया, फॉरवर्ड मोटरिंग, फॉरवर्ड ब्रेकिंग, रिवर्स मोटरिंग, रिवर्स यस ब्रेकिंग, है ना, वो इसका पार्ट था। और 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ डीसी मशीन, तो ये 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ यही आपके डीसी मशीन के लिए भी एप्लीकेबल है, इंडक्शन मशीन के लिए यही 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन कहलाता है। पर अपने को अब क्या करना है, सिंगल क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट चॉपर्स, ये अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सिंगल क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट चॉपर की जो थ्योरी है वो अपन ने स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन टू चॉपर किया था तभी अपन कर चुके हैं। पर अब अपने को क्या करना है, जो ये चॉपर्स अपन ने पढ़े हैं अभी तक, जो चॉपर पढ़ा है वो सिंगल क्वाड्रेंट चॉपर का एनालिसिस किया है, स्टेप डाउन चॉपर का एनालिसिस किया है। अब अपने कोई मोटरिंग मोड के लिए अगर चॉपर सर्किट लगाना है, ब्रेकिंग मोड के लिए लगाना है, और ब्रेकिंग के भी अलग अलग टाइप्स हैं, है ना। ब्रेकिंग भी आपके वैसे अब सिलेबस में तो नहीं है पर नाम जरूर आएंगे आपके। ब्रेकिंग जो है 3 तरह की ब्रेकिंग होती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग और प्लगिंग और रिवर्स वोल्टेज ब्रेकिंग। ये 3 जो ब्रेकिंग के पार्ट हैं, वो चाहे डीसी मशीन हो चाहे इंडक्शन मशीन हो, ये ब्रेकिंग के 3 ही मेथड होते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, रिवर्स वोल्टेज ब्रेकिंग और डायनेमिक ब्रेकिंग। तो इन तीनों के सर्किट भी अलग अलग होते हैं। तो बेसिकली आपको जो चॉपर जहां पर यूज में आता है, चॉपर रीजनरेटिव ब्रेकिंग और डायनेमिक ब्रेकिंग के केस में अपन चॉपर को भी लगाकर आपका ब्रेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अपने को जो सर्किट पढ़ना है वो पढ़ना है मोटरिंग मोड के लिए, फिर आपके पढ़ना है ब्रेकिंग मोड के लिए, यानी क्वाड्रेंट 2 पे आ जाए अपन चाहे तो ये समझ लें कि क्वाड्रेंट 2 ऑपरेशन है। ब्रेकिंग मोड यानी क्वाड्रेंट 2 ऑपरेशन, मोटरिंग मोड यानी क्वाड्रेंट 1 ऑपरेशन समझ लें आप इसको। और दोनों को अगर 2 क्वाड्रेंट चॉपर पढ़ना है तो एक सर्किट ऐसा आएगा जहां पर आपको ब्रेकिंग और मोटरिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं चॉपर के थ्रू। और 4 क्वाड्रेंट चॉपर भी अपन ने पढ़ा है तो उसको भी एप्लीकेबल करके अपन चारों क्वाड्रेंट का ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली जो अभी हमने सिंगल क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट और 4 क्वाड्रेंट चॉपर पढ़े हैं उसमें हमने लोड जो लगाया था वो आरएल, आपने रजिस्टिव लोड या लोड को डिस्कस नहीं किया था। उस लोड में अगर आरएलई लोड अगर आप डाल देते हैं तो वो बेसिकली वो एनालिसिस हो जाता है डीसी मशीन के। तो अपने को यहाँ पर अलग अलग सर्किट जो है उसका एनालिसिस करना है।
तो चॉपर कंट्रोल ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के लिए ही अपने को ये एनालिसिस अपन करेंगे। शायद आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है सेपरेट इसके लिए, अदरवाइज सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के लिए ही अपने को ये एनालिसिस परफॉर्म करना है। तो अब देखो, जो हम सर्किट पढ़ चुके हैं वही सर्किट दोबारा रिपीट होंगे, पर वो अब क्या होगा कि आपके लिए क्या हो जाएगा कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर और मोटर के लिए आ जाएगा। भाई आपने ये सॉरी स्टेप अप स्टेप डाउन का सर्किट आपने पढ़ लिया, सिंगल क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट और 4 क्वाड्रेंट चॉपर्स आपने पढ़ लिए, तो वो चॉपर्स का सर्किट था, उस सर्किट पे आपको मोटर को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं जो सर्किट ले रहा हूँ, जो क्वाड्रेंट ऑपरेशन अपन देख रहे हैं, वो सबसे पहले मोटरिंग कंट्रोल यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर, उसके लिए जो सर्किट अपन ने पढ़ा था, इसमें स्विच यहाँ पे लगाया हुआ था, चाहे नीचे की तरफ लगा दो एक ही बात है, यानी स्टेप डाउन चॉपर का सर्किट है। और ये एनालिसिस अभी अपन सिंगल ऑलरेडी अभी जस्ट अपन ने प्रीवियस चैप्टर में अपन ने ये एनालिसिस किया है, यानी जो एनालिसिस अभी अपन ने किया है वो बेसिकली किया ही मोटरिंग कंट्रोल के लिए। वहाँ मोटरिंग वर्ड अपन ने काम में नहीं लिया था, पर इट इज ए सिंगल क्वाड्रेंट चॉपर। और अगर आपके मोटरिंग कंट्रोल वर्ड आ जाता है कि मोटरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपको उसका अगर लोड लगा के आपके उसका एनालिसिस मांगे, तो आप चाहे वहां से लिख लें, चाहे ये वही चीज वापस आपके यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो ये जो अभी जस्ट अभी अपन ने सर्किट पढ़ के आए हैं वो सेम सर्किट है। और ऑपरेशन की जहां तक बात करें, आर ए आई ए, इसका डिटेल एनालिसिस अभी अभी जस्ट अपन ने किया है। आर ए आई ए प्लस एल ए डी आई ए अपॉन डी टी प्लस ई इज इक्वल टू वी, 0 से लेकर टी ऑन तक, ठीक है। और उसके बाद जो करंट है वो आई ए वन से आई ए टू, यानी आई मिन, वहां पे आई मिन आई मैक्स वर्ड काम में लिया था, तो वहां से आई मिन से लेकर आई मैक्स तक जा रही है, फिर आई मैक्स से लेकर वापस आपके डाउन जा रही थी। ये जस्ट वही सर्किट अपन रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर कंटिन्यूअस कंडक्शन, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन, ये वर्ड अपन ने काम में नहीं लेंगे। अगर आपके सिर्फ मोटरिंग कंट्रोल वर्ड आ जाए तो आपको फिर वहां पर कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस पे नहीं जाना, आपको कंटिन्यूअस ही मानना है ना। तो आपको अगर पर्टिकुलरली कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस वर्ड काम में लेकर अगर उसका एनालिसिस पूछता है तो आपको करना है। यहाँ पर अपने को कोई एनालिसिस नहीं करना, अपने को यहाँ पर सिर्फ जो है डायरेक्ट उसका एवरेज वैल्यू पर काम करना है। तो अगर इक्वेशन की बात करें, 2 इक्वेशन बन रही है यहाँ पर, ठीक है भाई। आपके वहां पर भी अगर आपको डिटेल में डिटेल एनालिसिस नहीं पूछे तो आपको इतना सा भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा कि आर ए आई ए प्लस एल ए डी आई ए अपॉन डी टी प्लस ई इज इक्वल टू वी। ये तो हो गया आपके ये फर्स्ट इंटरवल के लिए, कहां से लेकर 0 से लेकर टी ऑन तक। और सेकेंड इंटरवल के केस में आपके जो वैल्यू है फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू, यानी वोल्टेज इस पे 0 हो जाएगा। तो सेकेंड इंटरवल में आर ए आई ए प्लस एल ए डी आई ए अपॉन डी टी प्लस ई इज इक्वल टू 0, ये दूसरे इक्वेशन हो गई। और डेल्टा ड्यूटी इंटरवल अपॉन टाइम टी, टी ऑन अपॉन टी, ये अपन ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पर अपने को एवरेज वैल्यू अगर वोल्टेज की बात करें तो वी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, 0 से लेकर टी ऑन वी डी टी। डेल्टा वी ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, अगर एवरेज वैल्यू क्या आती है स्टेप डाउन के केस में, या मोटरिंग कंट्रोल वर्ड काम में ले ले तो उसके केस में भी एवरेज वैल्यू डेल्टा वी। और करंट की जहां तक बात करें, करंट आई ए, अपन करंट को डिफाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, वी माइनस ई अपॉन आर है। एवरेज वैल्यू की जहां बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो एवरेज वैल्यू के केस में अगर करंट की बात करें, वी माइनस ई अपॉन आर है, तो वी तो अपने लिए डेल्टा वी हो गया, तो डेल्टा वी माइनस ई अपॉन आर है, ये इसकी एवरेज वैल्यू हो गई। और ओमेगा एम इज इक्वल टू क्या होगा, वी माइनस के अपॉन आर ए अपॉन के स्क्वायर इंटू टी। तो वी की जगह आपको डेल्टा वी रखना है, जो डेल्टा वी अपॉन के माइनस आर ए अपॉन के स्क्वायर इंटू टी। तो ये जो सर्किट है या ये जो चॉपर है, इट इज द मोटरिंग कंट्रोल या सिंगल क्वाड्रेंट चॉपर। आप जो वर्ड इसके लिए काम में लेना चाहें वो ले सकते हैं, पर अगर आपको क्वाड्रेंट ऑपरेशन के रेफरेंस में इस चीज को पूछ रहा है और आपके वर्ड आ रहा है पर्टिकुलर मोटरिंग कंट्रोल यूजिंग द चॉपर, तो आपको ये वाला सर्किट प्रोवाइड करना है सिर्फ मोटरिंग कंट्रोल के लिए। क्लियर है ये? हेलो, यस सर। क्लियर है ना बेटा? ये जो अपन ने लास्ट क्लास में जो सर्किट पढ़ा वही सर्किट है, पर यहाँ पर बहुत Yes, शॉर्ट sir. में है ना। पर यहाँ Yes, पर sir. क्वाड्रेंट आपके डिफाइन कर रखा है कि मोटरिंग कंट्रोल या सिंगल क्वाड्रेंट के लिए ये एनालिसिस करना है या ये इसका आपको डिस्क्रिप्शन देना है, तब आपको ये चीज लिखनी है। डिटेल में पूछे तो फिर डिटेल में देना है, दोनों चीज आपने पढ़ ली। तो ये हो गया मोटरिंग कंट्रोल। दूसरा अपन बात कर रहे हैं ब्रेकिंग के केस में। तो मैं ब्रेकिंग के केस में बेटा 2 तरह की ब्रेकिंग का सर्किट आपके सिलेबस में है। एक तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग, पर्टिकुलर नाम भी दे रखा है आपके इसमें सिलेबस को अगर आप देखोगे ना,
तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग करके वर्ड दे रखा है, यानी आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग के केस में चॉपर का सर्किट बनाना है। और दूसरा आपके डायनेमिक ब्रेकिंग, दो तरह की ब्रेकिंग अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, या ये कह सकते हैं इट इज अ सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर, टाइप बी चॉपर। तो इस चॉपर के केस में यहाँ पर जो अपन ने टाइप बी चॉपर का सर्किट देखा था, उस केस में अपन बात करें तो आपके ये देखिए यहाँ पर डायोड डी आपके यहाँ पर जो है पैरेलल की जगह सीरीज में आ गया और थायरिस्टर स्विच उल्टा हो गया। साथ में यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लगा रखा है। बाकी आपके जो V है, और कैपेसिटर क्यों लगाया है उसका रीजन मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये ब्रेकिंग है। अभी तक अपन ने चॉपर के सर्किट में कैपेसिटर नहीं लगाया, पर ब्रेकिंग के केस में क्या होता है कि मोटर आपको पता है कि जनरेटर की तरह बिहेव करेगी। मोटर अगर जनरेटर की तरह बिहेव करेगी तो आपको उस जनरेटर से जो आउटपुट पावर मिलेगी ब्रेकिंग के केस में, उसको कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना पड़ेगा, यूज में लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो सिस्टम को डैमेज कर देगी, आपकी बैटरी को खराब कर सकती है। तो उसके लिए यहाँ पर कैपेसिटर लगाया है। तो ब्रेकिंग के केस में ये क्या होगा, ब्रेकिंग के केस में मोटर एज ए जनरेटर बिहेव कर रही है, तो जनरेटर से जो आउटपुट पावर है वो कहाँ जाके सेव हो रही है, वो इस कैपेसिटर को चार्ज कर रही है। उस एनर्जी को कहाँ काम में ले रहे हैं, इस कैपेसिटर को चार्ज करने के काम में ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये कैपेसिटर लगाया हुआ है। अदरवाइज चॉपर के सर्किट में आपके कैपेसिटर नहीं है। अगर सिर्फ यहाँ पर आपके जो चॉपर सर्किट होता और यहाँ पर सिर्फ लोड लगा होता तो हो सकता है कैपेसिटर आपको नजर नहीं आएगा, पर अपन अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग वर्ड अपन ने काम में लिया है डीसी मोटर की, तो फिर कैपेसिटर जरूर लगेगा। तो ट्रांजिस्टर टीआर इज ऑपरेटेड पीरियडिकली विद टाइम पीरियड टी ऑन। तो इस केस में क्या होगा कि जीरो से लेकर टी ऑन, जीरो से लेकर जब स्विच ऑन है तो बेसिकली क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। शॉर्ट सर्किट यानी करंट की वैल्यू जीरो, तो ये आपके यहाँ पर करंट की वैल्यू जीरो हो रही है। उसके बाद आपके टी ऑन से लेकर कैपिटल टी तक, टी ऑन से लेकर कैपिटल टी तक आपके जब ये स्विच ओपन है यानी ऑफ है, स्विच ऑफ है, तो आपके जो ये वोल्टेज है वो वी ए अप्लाई हो रहा है, दिस इज वी ए, और दिस इज आपके यहाँ पर वोल्टेज जीरो। तो ये आपके वोल्टेज की वेव फॉर्म होगी जीरो और वी ए। करंट आपके IA1 से IA2, देन IA2 से अगेन IA1। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो इंटरवल है जीरो से लेकर टी ऑन, इसको एनर्जी स्टोरेज इंटरवल भी बोल रहे हैं यहाँ पर, और टी ऑन से लेकर कैपिटल टी इसको ड्यूटी इंटरवल बोल रहे हैं। तो ड्यूटी इंटरवल यहाँ थोड़ा सा चेंज होएगा। ड्यूटी इंटरवल उस केस में क्या था, टी ऑन अपॉन कैपिटल टी, टी ऑन अपॉन कैपिटल। ड्यूटी इंटरवल उस टाइम उसको बोलते हैं जिस टाइम ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है। ट्रांजिस्टर उस टाइम टी ऑन के लिए वर्क कर रहा था, पर इस केस में ट्रांजिस्टर किसके लिए वर्क कर रहा है, टी कैपिटल टी माइनस टी ऑन के लिए। तो यहाँ पर ड्यूटी इंटरवल जो है टी माइनस टी ऑन अपॉन कैपिटल टी हो जाएगा। और वैल्यू की जहां तक बात करें, एवरेज वैल्यू, तो 1 अपॉन टी, टी ऑन से लेकर कैपिटल टी वी डी टी। तो बेसिकली आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा टी माइनस टी ऑन अपॉन टी माइनस टी ऑन अपॉन कैपिटल टी इंटू वी वी। तो वो टी माइनस टी ऑन बेसिकली यहाँ पर एक्सप्रेशन जो आएगा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी ही रहेगा, पर यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू आप चेंज है, ये थोड़ा सा इसको समझ लेना कि यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू आपके चेंज है। और आप ये चीज भी समझ लो, यहाँ पर आप पूछोगे सर यहाँ पर तो करंट जो है इंक्रीज हो रही है ना, करंट इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग का केस है। मैं फिर आपको यहाँ पर क्लियर करूँ, रीजनरेटिव ब्रेकिंग यानी मोटर एज ए जनरेटर बिहेव कर रही है, आउटपुट पावर दे रही है। तो पावर देने की वजह से आपकी जो करंट है, जो इसको इस टाइम जो करंट है वो एनर्जी स्टोरेज इंटरवल, यानी आपको मोटर जो है जनरेटर की तरह बिहेव कर रही है, यानी वो पावर दे रही है, इसलिए यहाँ पर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और धीरे धीरे आपकी ये करंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। रही बात एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, अब यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है बेसिकली अपन ने क्या पढ़ा था, V माइनस ई अपॉन आर ए। पर इस केस में क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो V माइनस ई की जगह क्या हो जाएगा, E माइनस वी अपॉन आर ए। यहाँ पर जो करंट है वो क्या हो जाएगा, E माइनस डेल्टा वी अपॉन आर ए। और टॉर्क जहां बात करें, टॉर्क बराबर अपन ने के इंटू आई ए पढ़ा था, पर आई ए की वैल्यू निगेटिव है यहाँ पर, यानी डायरेक्शन अपोजिट है, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के इंटू आई ए। स्पीड की बात करें, डेल्टा वी अपॉन के माइनस आर ए अपॉन के स्क्वायर इंटू टी। तो ये जो सर्किट था ये था आपके रीजनरेटिव ब्रेकिंग का सर्किट।
क्लियर है यहाँ तक, रीजनरेटिव ब्रेकिंग तक? यस सर। है ना? तो बेटा आज तो थोड़ा सा टाइम अपने पास शॉर्ट है। अब अगला जो टॉपिक है आपके, देखो ये तो अपन ने दोनों जो चॉपर पढ़े, ये क्या है, सिंगल क्वाड्रेंट चॉपर हो गए एक तरह से, जिसमें आपने मोटरिंग कंट्रोल और रीजनरेटिव ब्रेकिंग कंट्रोल पढ़ लिया। अगला जो सर्किट है वो आपका, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, अपन दोबारा पढ़ लेंगे इसको अगली क्लास में। अगली क्लास में जो है मोटरिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग को एक साथ लेते हैं, यानी एक ही चॉपर आपके मोटरिंग भी परफॉर्म कर रहा है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी परफॉर्म कर रहा है, यानी बेसिकली वो टू क्वाड्रेंट चॉपर है। ये सर्किट है, ये सर्किट आपने टू क्वाड्रेंट चॉपर के केस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसी के लिए अपने को मोटर लगानी है, और ये मोटरिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग यानी दोनों सर्किट को कंबाइंड किया हुआ है। तो ये उसका एनालिसिस है। और उसके बाद आपके डायनेमिक ब्रेकिंग का केस है, वो भी सिंगल क्वाड्रेंट चॉपर हो गया एक तरह से आपके। और फाइनली आपके एक और चॉपर होगा, अच्छा चॉपर शायद 4 क्वाड्रेंट चॉपर आपके इसमें गिवन नहीं है, बेसिकली 2 क्वाड्रेंट चॉपर तक ही आपके यहाँ पर गिवन दे रखा है। तो यही एनालिसिस अपने को करना है ना, मोटरिंग, ब्रेकिंग और स्पीड, उसके लिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग और डायनेमिक ब्रेकिंग, और दोनों सर्किट एक साथ ले रखे हैं, मोटरिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अभी कुछ पूछना है तो पूछ लें आप, अपने पास शायद टाइम 5-7 मिनट ही बचे हैं। और ये जो नोट्स हैं ये मैं आपको भेज दूंगा, जो भी मैंने पढ़ाया ये आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग, मोटरिंग, है ना, तो ये क्वाड्रेंट ऑपरेशन का पार्ट है। और ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बुक भेजी थी जीके दुबे, उसमें से मैंने ये पढ़ाया है। यूट्यूब की वीडियो में भी सर मतलब क्लियर नहीं, इमेज शो नहीं हो रही थी सर। ये वाली? सर वो यूट्यूब में सर आपने वीडियो डाली थी ना फर्स्ट, हाँ सर उसमें मतलब है ना इमेज थोड़ी ब्लर हो रही थी। बेटा, ये तो अपन जो क्लास में अभी पढ़ा रहे हैं ना, इसी की रिकॉर्डिंग है जो मैंने अभी पढ़ाया ना कोई, उसी की रिकॉर्डिंग है। इसको मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ, ये